पिछले हफ्ते देश में पद्मा अवार्ड्स के लुटियन जोन से निकलकर आम जन तक पहुंचने की चर्चा रही। कर्नाटक चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस घर से बाहर तक संकट काल में फंसती जा रही है। कांग्रेस की अगुवाई में लगभग 20 दल अडानी मुद्दे पर जेपीसी की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन शरद राव पवार ने एक ही झटके में सबकी हवा निकाल दी, यानी विपक्षी एकता के गुब्बारे की हवा निकाल दी और कहा कि जेपीसी का कोई फायदा नहीं है। जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पवार ने कहा कि यह एक कारोबारी को टारगेट करने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है, जिसके बाद कांग्रेस की अलका लामा ने शरद पवार को लालची नेता तक कह दिया। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री की डिग्री वाले मुद्दे पर भी शरद राव पवार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उधर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का बगावत पार्ट 2 शुरू हो गया है। तो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि विदेश में राहुल गांधी ऐसे बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं जिनसे नहीं मिलना चाहिए। कौन है वो लोग जिनसे राहुल गांधी मुलाकात करते हैं? और इन सब के बीच नेताओं का कांग्रेस छोड़ो अभियान भी लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के सपुत्र अनिल एंटनी, सीआर केशवन का नाम भी जुड़ गया है। यानी कांग्रेस घर से बाहर तक घिर गई है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस जाए तो जाए कहां? ये घर से बाहर तक घिर चुकी कांग्रेस की तस्वीर है और मुश्किल ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़े या अपनों से निपटे, क्योंकि शरद पवार ने तो अडानी मुद्दे पर जेपीसी को लेकर कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए कह दिया है कि कई बार जेपीसी गठित हुई है और मैं कुछ जेपीसी का अध्यक्ष भी रहा हूं। जेपीसी का गठन बहुमत के आधार पर होता है, इसीलिए जेपीसी के 21 सदस्यों में से 15 सत्ता पक्ष और 6 विपक्ष के होंगे। जेपीसी की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति ज्यादा प्रभावी होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पवार ने कहा, लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया। ऐसे हंगामे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर इसके बाद कांग्रेस की अलका लांबा ने शरद पवार को लालची नेता तक कह दिया। बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को भी शरद पवार और जयंत चौधरी जैसे नेता कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसी बीच गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि राहुल गांधी ने विदेश में एक अवांछित यानी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मुलाकात की थी। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अगर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इसीलिए छोड़ी है कि वो इस तरीके के बयानात देते रहें। उधर राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्शन को लेकर वो गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसीलिए 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन भी करने वाले हैं। पहली बार तो चलो पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन जब 5 साल बाद आप वोट लेने जाते हैं तो आपके चेहरे पर वोट पड़ता है ना, आपके काम पर। इस बीच नेताओं का कांग्रेस छोड़ो अभियान भी जारी है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी घर से बाहर तक चौतरफा गिर चुकी है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस जाए तो जाए कहां? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कांग्रेस के संकट काल का विश्लेषण देखिए। घर से बाहर तक गिरी हुई कांग्रेस का संपूर्ण विश्लेषण, आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। संकट नंबर 1, संकट नंबर 2, संकट नंबर 3, संकट नंबर 4। पहले आता है संकट नंबर 1। शरद राव पवार ने अडानी पर जेपीसी और मोदी की डिग्री वाले मुद्दे की हवा निकाल दी। हवा निकाल दी शरद राव पवार ने। संकट नंबर 2,
कांग्रेस छोड़ो अभियान से जुड़ा किरण रेड्डी, अनिल एंटनी और सीआर केसवन का नाम, यानी कई वरिष्ठ नेता, युवा नेता और नए नवेले नेता, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। संकट नंबर 2। संकट नंबर 3, गहलोत के खिलाफ पायलट की बगावत पार्ट 2। कुल मिलाकर सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पे एक्शन नहीं लिया। ये लोग दोनों मिले हुए हैं जी, मिले हुए इस बार केजरीवाल नहीं कह रहे, मिले हुए इस बार ही सचिन पायलट कह रहे हैं अशोक गहलोत को। यानी कौन किसकी गोदी में बैठा हुआ है यह निर्धारित करना पड़ेगा। संकट नंबर 4 जो इस समय महत्वपूर्ण है वो ये है कि गुलाम नबी बोले विदेश में राहुल गांधी ऐसे बिजनेसमैन से मिलते हैं जिनसे नहीं मिलना चाहिए। वो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है जिसका जिक्र गुलाम नबी साहब कर रहे हैं? बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो मोदी को गाली देता है वो कांग्रेस परिवार को, गांधी परिवार को बेहद पसंद आ जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बड़े सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मेरा बड़ा सवाल है, 2024 के युद्ध से पहले ही कांग्रेस घर से बाहर तक हर मोर्चेबंदी में क्या फेल हो रही है? इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। कांग्रेस जाए तो जाए कहां? मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा मौजूद है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है, राइटर है। मेरे साथ उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और मैं सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत और शहजाद पूनावाला का। पूनावाला साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं और आपसे जानने की और समझने की कोशिश करता हूं, आखिरकार ये सब कुछ के हर चीज के पीछे के भारतीय जनता पार्टी है। देखिए अमीश जी, क्योंकि आपका जो शीर्षक है जाए तो जाए कहाँ, ये टैक्सी ड्राइवर के गाने से शीर्षक लिया गया है। उसकी एक पंक्ति में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। साहिर लुधियानवी की लिरिक्स है, अपना भी गम है उनका भी गम है, अब इस पार्टी के दिल के, अब इस पार्टी के बचने की उम्मीद कम है, एक कश्ती 100 तूफा जाए तो जाए कहा। ये असली पंक्ति है उस पूरे गाने की। देखिए पीपीए चल रहा है, आज़ाद साहब ने तो आरोप लगाए हैं और वो आरोप जो लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन का A to Z का किस्सा है। परंतु हमें पता है कि किस प्रकार से कॉटरो की मामा के साथ प्रथम परिवार के रिश्ते थे। ये मैं नहीं, मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में कहा है। किस प्रकार से उनका आना जाना होता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था, वो गोसेन साहब ने अपनी पूरे स्टेटमेंट में बोला और देवेगौड़ा जी की समय पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। किस प्रकार से एंडरसन को भगाया गया, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और कौन से प्लेन से भगाया गया वो भी आपको पता है। तो ऐसे अनडिजायरेबल, अवांछनीय बिजनेसमैन के साथ कैसा इनका रिश्ता रहा है, इसकी तो बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। परंतु देखिए दूसरा आरोप कौन लगा रहा है? पायलट साहब। पायलट साहब कहां से? उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की सरकार को घेर रहे और कह रहे हैं कि प्रावधान पूरे नहीं किए। और तीसरी बात देखिए, पवार साहब ने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बातें कही हैं। पहले उन्होंने सावरकर जी पर आईना दिखाया राहुल गांधी को, जो सावरकर जी का अपमान करते हैं। फिर उन्होंने आईना दिखाया ईवीएम्स के मुद्दे पर, उनकी पार्टी ने आईना दिखाया। फिर जिस प्रकार से उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये टारगेटिंग है, तो उस पर अलका लांबा जैसे नेता, जो एक मतलब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति से अपरिचित है, इस प्रकार के वरिष्ठ नेता को लालची और कायर कहना, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है? और आखिरी बात जो आज भी, मतलब अगर अलका लांबा कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत भी आधिकारिक प्रवक्ता है, मैं उनका सीधा रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे ये मूल सवाल पूछता हूं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि जिन नेताओं से नहीं मिलना चाहिए था उनसे मिल रहे हैं। खबर ये आई, शरद राव पवार ने बोला कि अदानी मुद्दे के ऊपर जेपीसी की जो डिमांड है उसका कोई तर्क ही नहीं बनता, और जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है एक बिजनेसमैन को, उसका भी कोई औचित्य नहीं बनता। तीसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की एक लॉबी कह रही है कि अदानी का मुद्दा यहां उठाना फायदेमंद नहीं होगा। तो सवाल यही आता है, आप लोग जाए तो जाए कहां? घर में भी घिर गए, बाहर भी घिर गए। राजपूत जी। अमीश भाई कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, भी शहजाद ने साहिर की लाइन सुनाई थी तो मुझे भी शाहिर की दूसरी लाइन याद आ गई जी। कहते हैं कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा,
जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, और रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी हसीन होगी। आप इसको बहुत स्पष्ट जान लीजिए, जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ नहीं वो छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग अपने बंगले के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो जो लोग अपनी कमजोर मां को एक बंगले के लिए छोड़ सकते हैं, तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब के पास हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है, तो बंगला छोड़ करके और आरोप लगाएं और आरोप को पुष्ट करें कि राहुल गांधी किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते हैं। और अगर राहुल गांधी किसी अवांछित आदमी से मिल रहे थे, तो वहां पर क्या गुलाम नबी आजाद अभी तक देश की सुरक्षा और रक्षा को खतरे में डाल करके जो सो कॉल्ड उन्होंने अवांछित कहा, तो वो अब तक के अंडे सेक रहे थे? गुलाम नबी आजाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, क्योंकि हाँ, पहले बात सुनिए। मतलब गुलाम नबी आजाद ने मेरे को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैंने कांग्रेस को जितना दिया है उसका सिर्फ 1% शायद लिया होगा, मैंने 99% दिया है। मैंने कई राज्यों में सरकारें बनवा के दी है, और मैंने राजीव जी का भी काल देखा, मैंने इंदिरा जी का भी काल देखा, मैंने सोनिया जी का भी काल देखा, मैं ये काल भी देख रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस काल में गाली देना पसंद है लोगों को, लेकिन पुराने काल में पसंद नहीं था। सुरेंद्र, बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। हाँ, बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। गुलाम नबी साहब को 52 साल में कांग्रेस ने जितना दिया, अगर उसका 1% भी उन्होंने कांग्रेस को वापस किया होता, तो आज की डेट में उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती और हम इतने कमजोर नहीं होते। शरद पवार, शरद मिनट यार, आप अमीश भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है कि क्या नाम, ये शहजाद भाई को तो आप पूरा अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं। जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला सर, बोलने ही नहीं देते क्या? जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला, इसीलिए आपने साहिर की लाइनें पूरी करी। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या करा। उसके बाद आपने बंगले की बात करी, उसके बाद आपने अंडे की बात करी, उसके बाद भी मैंने आपसे सवाल पूछा। मेरा अगला सवाल भी गुरुजी आपसे सुन लीजिए, मेरा, क्योंकि ना आप ज्यादा नहीं, पहले गुलाम नबी को निपटा लेना। अच्छा, पहले गुलाम नबी को निपटा लें, शरद पवार साहब के पास ऊपर आएंगे। हाँ बिल्कुल, पहले गुलाम नबी को निपटा ले हम। हाँ, अरे शहजाद भाई, बड़े आप नूरे नजर हो रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी आपके पास ले लो। और मेरी तो अच्छी डिबेटें होती है सुरेंद्र भाई, आप बोलिए शब्दों को आप सुन लीजिए। हाँ, नहीं, मैं आपको बताएं, आप छोटे भाई जैसे हो, अपनी जगह ठीक है, गलत जगह चले गए हो, कल वापस आ जाओगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर 1% भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वापस किया होता कांग्रेस को, 50 साल में 4-4, 5-5 बार जिसको राज्यसभा दी हो, 2-2, 3-3 बार जिसको MP बनाया हो, और वो भी कश्मीर के अलावा कभी महाराष्ट्र से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, उसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो महासचिव नहीं रहे हो। और जहां जहां महासचिव रहे, चाहे आंध्रा के महासचिव रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद भी वो लोग अपना करते रहे, और हम लोग चिल्लाते रहे कि साहब इनको मत दो राज्यसभा, लेकिन हमारी न बात मान करके दिल्ली उनको राज्यसभा देता रहा। चाहे अशोक गहलोत साहब से पूछ लो। अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए, तो लानत है ऐसे आदमी पर। हम इससे ज्यादा ठीक है, लालत आपने मेन दी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ एक वाक्य जी देखिए, अरे आप आ जाओ ना, शरद पवार साहब ने तो आ जाओ। जी शरद पवार साहब वाले सुरेंद्र जी, एक मिनट, अब मुझे भी मौका दीजिए। आप 30 सेकंड देखिए, इन्होंने एक गाना कोट किया, जितनी रात संगीन उतना दिन हसीन। एक्चुअली इनका क्या कहना होना चाहिए था कि इस रात की सुबह नहीं, चुप तुम रहो चुप हम रहे। ये दरअसल वो गाना चाहते हैं। देखिए, एक तो गुलाम नबी आजाद, यदि वो केवल बंगले के लालची थे तो आपने इतने इतने बड़े पद कैसे दे दिया उनको? दूसरी बात, आप गुलाम नबी आजाद की जो मेन बात है उस पर जवाब पहचान नहीं पाए, क्यों आकर नहीं कहते? अच्छा, 50 वर्ष लग गए आपको पहचान में नहीं आया? इंदिरा जी नहीं पहचान पाई उनको, स्वर्गीय राजीव जी नहीं पहचान पाए उनको, सोनिया जी नहीं पहचान पाए, राहुल जी पहचान पाए, वो सुरेंद्र जी देखिए एक एक करके बात करते हैं। हम तो आपको भी नहीं पहचान पाए भाई साहब। आप मुझे पहचान जाते तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं रखती, पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है आज। मैं आपसे 2 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी, सुरेंद्र जी, ये आपकी ना शैली है, आपकी शैली बीच में बोलने की नहीं है वैसे आमतौर से। आप सुन लीजिए, आप मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री है, सुन लीजिए। मैं केवल 2 स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहली बात, क्या पायलट जी का आरोप आप ही की सरकार
सरकार पर कि ये इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, क्या सही है और क्या वो भी बीजेपी से प्रेरित है? और दूसरी बात, शरद पवार जी ने जो कहा है, यदि वो कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटिंग है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि सावरकर जी के विषय पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो क्या वो बीजेपी की ट्रेनिंग से बोल रहे हैं, या आप मानते हैं कि अलका लांबा ने जो कहा है कि लालची कायर है वो सही बात है? आप बताइए, क्या वो लालची और कायर है? अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की, तो आज बोल दे कि वही स्टैंड है कांग्रेस का। मैं जवाब दे दूं।